हेलो एवरीवन, आई एम प्रमोद फ्रॉम इंडियन इंग्लिश ग्रामर। गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका इंडियन इंग्लिश ग्रामर के इस चैनल पर। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि वॉइस की इस सीरीज़ में हम आपके लिए लेकर आए हैं फ्यूचर टेंस में फ्यूचर के इंडेफिनिट टेंस, या हम जिसे सिंपल टेंस भी कहते हैं, राइट। जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं कि हम इस वॉइस के सीरीज़ में टोटल इसके पहले प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के बनने वाले सभी एक्टिव से पैसिव वॉइस को पढ़ा चुके हैं। और आज हमारा वॉइस का फ्यूचर टेंस है, जिसमें फ्यूचर इंडेफिनिट को लेकर आए हैं डे 8 के वीडियो में, राइट। गाइज, एक बात का ध्यान रख लेना, इस चैनल पर आपको जो भी पढ़ाई कराई जाएगी यह छोटी क्लास के लेवल के लिए भी है और बड़ी क्लास के लेवल के लिए भी है। इवन यदि कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भी यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। यह वीडियो बनाया जा रहा है ताकि आप घर पर बैठे बैठे ऑनलाइन बिल्कुल आसानी से पढ़ाई कर सकें, और इसमें कहीं से भी कोई भी मिस्टेक करने की बिल्कुल गलती नहीं की जा रही। फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लग रही है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर राइट करें, हम उसके लिए 100% आपको सोल्यूशन ज़रूर देंगे, राइट। तो सबसे पहले, जैसा कि आप लोग ट्रांसलेशन जानते हैं, पहले से टेंस आप जानते हैं, और अगर आप इन चीज़ों को जानते हैं तो 100% ये आपके लिए सबसे आसान हो जाएगा, राइट। और इसमें गाइस याद रखें, हम 4 से 5 पॉइंट को एक एक करके पढ़ाएंगे आपको, ताकि आपको बिल्कुल, आप स्टार्टिंग में भी अगर एक्टिव या पैसिव वॉइस नहीं आता आपको तो भी आप इसको आसानी से कर सकते हैं, ठीक है, ऑलराइट। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं तो भी, इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं तो भी, हम एक विशेष पहचान बताएंगे जिसके द्वारा आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि ऐसे सेंटेंस का हम किस तरह से पैसिव वॉइस बनाते हैं, राइट। तो गाइस, सबसे पहले हम पहचान को ही क्लियर कर लेते हैं। अगर आपके सामने ऐसा कोई सेंटेंस आए जिसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लगा हो और उसके बाद में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल या शाल लगा हो, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा हो और उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगा हो, तो इसका मतलब वह जो सेंटेंस है गाइस, वह फ्यूचर के इंडेफिनिट या फ्यूचर के सिंपल टेंस में आता है, राइट। तो ये तो हो गई इसकी पहचान, जो कि सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में कहा जाएगा, राइट। अब इसका जो डायग्राम होगा वो क्या बनेगा गाइस? डायग्राम का मतलब ये होगा, डायग्राम जो टोटल यहाँ पे दिया गया है, अगर एक्टिव वॉइस में ऐसा सेंटेंस आपके सामने है तो उसका पैसिव बनाते समय हमें केवल एक काम करना है। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होता है गाइस पैसिव वॉइस में, वो यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह आ जाता है, जिसे मैंने ऑब्जेक्ट ही लिखा है, ठीक है, जिसे हम पैसिव सब्जेक्ट भी कह सकते हैं, राइट। क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जो होता है गाइस यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में होता है, लेकिन जब ये यहाँ से यहाँ पे रखा जाता है तो यह यहाँ पे नॉमिनेटिव केस में आ जाता है। ये नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, उसको कैसे चेंज करते हैं, वो भी मैं आपको अभी आगे एग्जाम्पल के दौरान बताने वाला हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद में ये जो विल और शाल है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल लगाओ या शाल लगाओ, जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं, आई और वी के साथ में शाल लगाते हैं सब्जेक्ट, और सभी सब्जेक्ट के साथ में विल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, आई है या वी है तो शाल भी लगाएंगे, और उसके अलावा कोई है तो हम विल भी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब इसको लगाने के बाद में हम जो मेन वर्ब यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म में था उसको यहाँ पे हम थर्ड फॉर्म में रखेंगे, ठीक है, थर्ड फॉर्म में। अगर आपको वर्ब के फॉर्म नहीं आते तो आप उसे भी इस चैनल पर देख सकते हैं बिल्कुल आसानी से। और उसके बाद में गाइस हम बाई लगाते हैं। बाई लगाने के बाद में यहाँ पे जो सब्जेक्ट आपका नॉमिनेटिव केस में था, इस सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्टिव केस में यहाँ पे रखेंगे, जो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, लेकिन फिर भी मैंने सब्जेक्ट ही लिखा है ताकि ये आपका डायग्राम समझ में आ जाए। डायग्राम का मतलब जैसे ये ऐसे सेंटेंस लिखा गया है तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे डायग्राम में आ जाएगा, सब्जेक्ट यहाँ पे डायग्राम में आ जाएगा, विल और शाल का विल भी या शाल भी हो जाएगा, और मेन वर्ब का यहाँ पे थर्ड फॉर्म हो जाएगा, राइट। तो ये तो हो गया गाइस डायग्राम, जो डायग्राम आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या फ्यूचर सिंपल टेंस के लिए 100% बिल्कुल करेक्ट है, राइट।
अब हम आपको ये भी बताने वाले हैं गाइज कि इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, और वो एग्जाम्पल भी हम आपको प्रत्येक एग्जाम्पल बराबर देने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। बढ़िया से देखेंगे, आप समझने की कोशिश करेंगे। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में पहचान रखी गई है सेंटेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का, तो उसमें सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, फिर विल या शाल होगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, फिर जो है आपका ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये फर्स्ट सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस का जो लिखा गया है इसी पे है ना आधारित, आप देखिए ध्यान से, बिल्कुल इसी पे है, ठीक है। अब अगर सेंटेंस ऐसा निगेटिव है आपके सामने, तो निगेटिव का फॉर्मेट जो होगा, स्ट्रक्चर ये रहेगा, सब्जेक्ट और विल या शाल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसके बाद में नॉट रहेगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, फिर आपका ऑब्जेक्ट रहेगा, राइट। व्हाट टाइप वाला सेंटेंस अगर रहेगा जिसमें हिंदी में सबसे पहले क्या आ जाता है, अगर ऐसा सेंटेंस मिलता है तो उसमें सबसे पहले विल या शाल रहेगा, फिर सब्जेक्ट रहेगा, फिर जो है नॉट लगाया जाएगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट रहेगा। फिर वाई टाइप वाला अगर है तो उसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड रहेगा, फिर विल या शाल रहेगा, फिर सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद नॉट रहेगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा और फिर ऑब्जेक्ट रहेगा, राइट। याद रखें, जैसा कि आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है कि ऐसा सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, उस सेंटेंस का हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं। तो आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। अगर आपको ऑब्जेक्ट नहीं समझ में आता तो आप ऑब्जेक्ट भी इस चैनल पे पीछे जाकर देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, राइट। बाकी इस वीडियो में भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, राइट। तो आइए अब हम इस स्ट्रक्चर के बेस पर बनाए गए कुछ सेंटेंस हैं जो एग्जाम्पल में दिए गए हैं, सबसे पहले उसको कर लेते हैं, राइट। तो ये है आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, जिसमें अफर्मेटिव सेंटेंस एक्टिव वॉइस में यहाँ पे दिया गया है। देखो जैसे यहाँ पे कहा गया ही विल टीच मी, तो देखिए एक्टिव वॉइस का ही सेंटेंस है। जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन आएगा तो इसी तरह से लिख कर दिया रहेगा जिसका आपको पैसिव बनाना होता है। तो एक्टिव जो वॉइस वाला सेंटेंस होता है गाइस, ये तो सिंपली फ्यूचर टेंस का इंडेफिनिट टेंस में ही सेंटेंस रहेगा ना। यदि आप पहचानते हैं तो सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का ही सेंटेंस आपके सामने रखा रहेगा, ठीक है। तो इस फॉर्मेट पे हो गया। तो अगर हम डायग्राम की बात करें तो डायग्राम में क्या होगा, ये जो होगा ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे था ये उठ करके आपका यहाँ पे आ जाएगा, जैसा कि यहाँ पे आ गया पैसिव वॉइस में, देखिए। और ये जो होगा उठ करके यहाँ आ जाएगा, है ना। और विल और शाल का विल भी या शाल भी हो जाएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और मेन वर्ब का जो होगा थर्ड फॉर्म हो जाएगा, और उसके बाद में हमें यहाँ पे बाई लगाना है, ठीक। तो सिंपली इसी डायग्राम के बेस पर ये सेंटेंस आपका बना हुआ है, दिख रहा है ना। अब आपको एक कन्फ्यूजन हो रही होगी कि ये ही यहाँ पे जो था वो यहाँ पे हिम कैसे हो गया, और ये जो मी था यहाँ पे आई कैसे हो गया। तो आइए उसको देख लेते हैं कैसे हो गया, राइट। यहाँ पे देखेंगे गाइस, आप बिल्कुल सिंपल फॉर्मेट पे मैंने इसको बनाया हुआ है। याद रखें, जब भी किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में कोई भी प्रोनाउन काम करता है तो ये सारे शब्द जो है सब्जेक्ट की तरह रहते हैं, जिसे हम नॉमिनेटिव केस में कहते हैं, ठीक है। और अगर ऑब्जेक्ट के रूप में कोई चीज़ें रखी गई हैं, कोई प्रोनाउन, तो ये ऑब्जेक्टिव केस में ये सारे प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। तो जब नॉमिनेटिव केस का ऑब्जेक्टिव केस बनेगा तो इसके सामने वाला ये बनेगा, इसके सामने वाला ये बनेगा। और ऑब्जेक्टिव केस का जब नॉमिनेटिव केस बनेगा तो इसके सामने वाला ये बनेगा, इसके सामने वाला ये बनेगा। कहने का मतलब बात समझ में आ रही है। तो इसी फार्मूले पे आधारित जो है यहाँ पे ये चेंजिंग हुई है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। जैसे यहाँ फर्स्ट सेंटेंस में अफर्मेटिव में क्या है कि ही यहाँ पे नॉमिनेटिव केस में था, तो ही नॉमिनेटिव केस में कहाँ पे है, यहाँ पे है। अब अगर ही का हम क्या बनाएंगे भाई, ऑब्जेक्टिव केस बनाएंगे, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, यहाँ पे देखो हिम है। तो ये ही जो था गाइज वो ऑब्जेक्टिव केस में ऑब्जेक्ट की जगह ले लिया, तो ही का जो है हिम बन जाएगा। और ये जो मी था गाइज, ये यहाँ पे मी जो था ये ऑब्जेक्टिव केस में था, लेकिन जब ये सब्जेक्ट के रूप में नॉमिनेटिव केस में आएगा तो मी का क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा, राइट ना। ये बात समझ में आ गई कि नहीं।
ये वी तो ऐसे ही लिख दिया गया है, लेकिन वी को हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। तो ये देखो, ये फार्मूले, इस स्ट्रक्चर को अगर आप ध्यान से देख लेंगे तो ऐसे में आप किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाने में बिल्कुल आसानी हो जाएगी, राइट। अब बाकी बचे जितने भी एग्जाम्पल गए सेम टू सेम इसी तरीके से बनाए गए हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखेंगे नेगेटिव वाले में हमने सेंटेंस में सब्जेक्ट चेंज कर दिया ताकि आप शाल का भी प्रयोग सीख सकें। तो ये है आपका नेगेटिव सेंटेंस का एक एग्जाम्पल, आई शाल नॉट ईट द मैंगो। द मैंगो, ये अच्छा, अगर ये ऑब्जेक्ट कोई मैंगो या कोई वस्तु है ना तो वो बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में, मतलब सब्जेक्ट के रूप में, राइट। अगर कोई प्रोनाउन है तब उसका जो है हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस से नॉमिनेटिव केस में चेंज करते हैं, राइट ना। तो ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस जो बनाया गया है वह बिल्कुल इसी फार्मूले पे आपका बनाया गया है, आप देख सकते हैं यही फार्मूला है, बस डायग्राम जो है गाइस वो ये वाला है। बाकी जो स्ट्रक्चर है हम अगर अब देखें तो स्ट्रक्चर यही लगेगा आपका, ठीक है। देख सकते हैं नेगेटिव के लिए स्ट्रक्चर यही है, इसी पर रखा गया है ना। और बाकी डायग्राम जो है वो ये वाला रखा गया है। कहने का मतलब डायग्राम का मतलब इसमें क्या, ये विल बी और शाल भी हो जाएगा और साथ में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, ये डायग्राम में चेंजिंग है, ठीक। तो इस तरह से गाइस आप कोई भी सेंटेंस आसानी से चेंज कर सकते हैं, जो भी सेंटेंस है। ये देखेंगे व्हाट टाइप वाला सेंटेंस है, शाल वी राइट ए लेटर, विल ए लेटर। अब ये विल क्यों यहाँ पे हो गया, क्योंकि लेटर जो है वह तो आपका आई भी नहीं है ना, तो इसलिए इसके साथ में यह यहाँ पे एक नॉमिनेटिव केस में आ गया। तो नॉमिनेटिव केस में ये एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए इसके साथ में तो हम विल का प्रयोग करेंगे ना। अगर ये आई और वी होता तो इसके साथ में हम शाल लगाते, लेकिन यहाँ पे हम विल लगाए हैं, ठीक है। व्हाट टाइप वाला है ये, जिसमें हम सबसे पहले हिंदी में क्या लगाते हैं या हेल्पिंग वर्ब लगाकर सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे वाई टाइप वाला सेंटेंस है, इसको आप यहाँ पे ये देखेंगे, है ना। तो ये इस तरह से आपने देख लिया, इस तरह से आपने पढ़ लिया, ठीक। अब यहाँ नीचे जो है गाइस हम आपको दो और एग्जाम्पल बता दे रहे हैं जो बिल्कुल नया है। नया का मतलब ये है तो पुराना, लेकिन ऐसी चीज़ें भी आप बिल्कुल आसानी से समझ जाएं। ऐसा सेंटेंस जब आए आपके सामने जो व्हाट टाइप भी रहे और प्लस साथ में नेगेटिव भी रहे, तब कैसे बनाएंगे। इसमें केवल नॉट लगाने की समस्याएं आती हैं, तो आपको ध्यान देना है कि विल और बी के बीच में हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को रखेंगे। कहने का मतलब जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, जब यहाँ पे नॉमिनेटिव केस में आएगा तो उसको रखने के तुरंत बाद हम नॉट लगाएंगे, फिर बी लगाएंगे। जहाँ विल बी या शाल भी दोनों सेंटेंस में लगाए जा रहे हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में या निगेटिव सेंटेंस में, तो निगेटिव सेंटेंस में उन दोनों के बीच में नॉट रहता है और इंट्रोगेटिव में उन दोनों के बीच में सब्जेक्ट रहता है। तो आप इसमें भी ये चीज़ें चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे इसमें भी वही चीज़ है, इन दोनों के बीच में गीता यहाँ पे रखा गया है ना। यहाँ पे भी आप देखेंगे मैंगो और बी के बीच में विल और नॉट रखा गया है। कहने का मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस है ना, तो इसमें विल और बी के बीच में नॉट रखा गया है, ठीक है। तो बस यही परिवर्तन आपका इसमें होता है, राइट। और यहाँ पे वाई प्लस नेगेटिव टाइप वाला सेंटेंस देख लेंगे, ये भी बिल्कुल वैसे ही है, सेम टू सेम। थोड़ा सा चेंजिंग है कि हम इसमें ट्रांसलेशन आता है, तो आप तो ऑलरेडी इसको समझ चुके हैं। ट्रांसलेशन नहीं आता है तो भी आप इस बेस पर इस चीज़ को बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे आपका देम कैसे हो गया, ये इसको दिखा दूँ मैं एक बार। ऑब्जेक्ट वाला चेंजिंग कैसे हो गया इसको देखते हैं, सिंपल चीज़ है बिल्कुल। अब जैसे यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से, तो दे जो था गाइज ये आपका यहाँ पे नॉमिनेटिव केस में सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा था, तो यहाँ पे देम कैसे हो गया। अब हम यहाँ पे देखेंगे ध्यान से कि ऑब्जेक्टिव केस में जो देम है गाइज, नॉमिनेटिव केस में वो दे है, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस जो बनता है वो देम बनता है। बात समझ में आ गई। इसलिए यहाँ से जब ये वहाँ पे चला गया नॉमिनेटिव केस से ऑब्जेक्टिव केस में, तो इसलिए ये जो दे है गाइज वो यहाँ पे क्या बन गया, देम बन गया, ठीक है। तो ये तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी गाइज, राइट ना। अब हम आपको इसके बाद में दिखाते हैं कुछ और भी सेंटेंस आते हैं जो सिंपली पैसिव वॉइस में लिखे होते हैं, उनका ट्रांसलेशन करना होता है, उसमें सब्जेक्ट नहीं होता, तो उसको भी बता दे रहे हैं।
और उसके पहले मैं एक चीज़ और बता दूं गाइस कि यदि आपको स्पोकन सीखना है, अंग्रेजी में बातचीत करना सीखना है, तो हमारे एक और चैनल है जिसका नाम है इंडियन इंग्लिश स्पीकिंग क्लास तैयारी। इस पर आकर के आप स्पोकन को बहुत विधिवत सीख सकते हैं 100% गारंटी के साथ में। ऐसी पढ़ाई आपको और किसी चैनल पर बहुत मुश्किल से मिलेगी, राइट। और सीरीज वाइज पढ़ाई करें, आसानी से आप अंग्रेजी को बोलना सीख सकते हैं। तो आइए अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। गुड गाइज, यहाँ पे देखेंगे आप सेंटेंस को कितना आसानी से दिया गया है। जब कोई ऐसा सेंटेंस आए जिसमें सब्जेक्ट न दिया रहा हो, तो उसको हम बिल्कुल इस तरीके से जो है उसका ट्रांसलेशन करते हैं पैसिव वॉइस में, ठीक है ना। जैसे सेंटेंस दिया गया है, किताब पढ़ी जाएगी, कुछ आम नहीं खरीदे जाएंगे, क्या पत्र लिखा जाएगा, क्या उसे पीटा जाएगा। इसमें ध्यान देने की बात यह है, कहा जा रहा है किताब पढ़ी जाएगी या किताब पढ़ा जाएगा, ठीक है, या किताब पढ़ी जाएगी, ठीक है। तो किताब पढ़ी जाएगी एक सेंटेंस है, तो हम देखेंगे किसके द्वारा पढ़ी जाएगी, ये चीज़ें क्लियर नहीं है। कुछ आम नहीं खरीदे जाएंगे, कौन खरीदेगा ये क्लियर नहीं है, मतलब सब्जेक्ट का पता नहीं है। क्या पत्र लिखा जाएगा, कौन लिखेगा ये पता नहीं है। तो जब ऐसा सेंटेंस रहे जिसमें सब्जेक्ट क्लियर ना हो और इस तरह के सेंटेंस अगर मिलते हैं आपको, तो उसको हम इस तरीके से ट्रांसलेट करते हैं। इसमें क्या होता है, स्ट्रक्चर मैं आपको बता दूं। इसमें हम जो है जो ऑब्जेक्ट होता है उसी को हम यहाँ सब्जेक्ट पर रख करके उसके बाद विल या शाल भी जो है भी आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे, और उसके बाद में वर्ब का जो है वो थर्ड फॉर्म हमेशा रखेंगे। बस इतना ही तरीका होता है और इतना ही मान चलते डायग्राम या स्ट्रक्चर कहा जा सकता है, ठीक है। डायग्राम तो नहीं, इसे हम स्ट्रक्चर कहेंगे, ठीक है। वैसे इसमें भी ये देखो, मैंगोज़ को हमने रख दिया, कुछ आम वाले में जो है सम मैंगोज़ यहाँ पे रख दिया, फिर विल और बी के बीच में नॉट लगा दिया, और ख़रीदना जो वर्ब है इसमें, इसका हमने थर्ड फॉर्म यहाँ पे ईटें रख दिया, ठीक। इंट्रोगेटिव वाले में भी वही चीज़ें आप देख सकते हैं, सिंपली यहाँ पे भी वैसे ही बनाया गया है उसी स्ट्रक्चर पे जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो वैसे ही गाइस हम इस तरह के आने वाले सेंटेंस को बिल्कुल आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं, राइट। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, और मुझे पूरा उम्मीद है कि ये चीज़ें आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे। और याद रखें गाइस, इसे आप अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसका बेनिफिट ले सकें। और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करो, डेली पढ़ाई करो, बगल में बेल आइकन को भी दबाओ, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो डेली बना के आपको भेजता रहता हूँ ताकि आप डेली पढ़ाई करते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ में गाइस, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।